बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम मीटिंग में क्या क्या तय पाया, ये आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करना है। और मरीम नवाज़ के बाद अब नवाज़ शरीफ ने भी रगड़ दिया, इस पे भी बात करनी है। और पिंकी पियरनी ने अली ज़फ़र को रगड़ दिया, इस पे भी बात करनी है। और ये बहुत सारे 9 मई में पीटीआई के दोस्त गिरफ़्तार हुए, सिर्फ सनम जावेद ये इतनी अहमियत क्यों अख्तियार कर गईं, इस पर बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़रूर पानी पिलाइए। जो जोड़ों का पानी पी रहे हैं उन्हें पानी ज़रूर पिलाइए। कल मैंने बन्नू वाले वाक़ये पर भी वीडियो की, फिर दूसरी वीडियो में भी ज़िक्र किया और कहा कि ये देखें किस तरीके से वो लूट रहे हैं। कुछ दोस्तों ने कहा जी वो वीडियो शेयर कर दें, ये वीडियो देख लें आप किस तरीके से ये लूट रहे हैं। ये जनाब वो कहा जा रहा है कि ये दीवार शायद पहले ही गिर गई थी, वो जब ये बन्नू कैंट पर हमला हुआ और वो फिर उसके बाद वो घुस गए लोग और वहाँ अंदर जो आटा, दालें, चीनी, जो राशन पड़ा था वो राशन लूट के वो जो है ना माल गनीमत समझ के जिस तरीके, तो ये इस तरह की जो इंतशार पसंदी होगी बांग्लादेश में देख रहे हैं। कोई 110 लोग वो मारे जा चुके हैं, अब मज़ीद भी उसी तरीके से वो सख्ती से निमट रहे हैं। वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि उसमें वहाँ क्या रहा है दरअसल। तो वो वहाँ तो कोई करारदाद नहीं आ रही, ना कोई अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की, ना कोई बरतानिया में, ना कहीं पर भी, ना वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई काले भोंड वहाँ के कोई इस तरीके से वो सामने आए हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये इंतशार पसंद और ये फसाद पसंद, और फिर उसके बाद जनाब फिर फ़ौज को बदनाम करना और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और इस तरीके की बातें करना। तो पहले जो अमन पसंद हैं, जो अमन पसंद एहतजाज करते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। इस तरह के जो लोग सफ़ों में घुसते हैं ना, मसला उनका है। असल में ये मसला होता है, असल में मसला ये होता है कि ये वीडियो आप ज़रा देख लीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने शह दी हुई है। अब आजकल ये वज़ीर मुशीर साहबा हैं, मुआविन खसूसी हैं माशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। ये ज़रा सुन लीजिए मशाल यूसुफ़ज़ई साहबा, ये आप सुने तो सही, जिस तरीके से ख़वातीन को सियासी दहशतगर्द बनाया तहरीक इंसाफ ने। ये सोटी और डंडा हाथ में, ये ले ये कितना शर्म का मकाम है कि इस टाइम हम लॉयर्स होके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस हमारी वीडियोस बना रही है ताकि नामालूमों को भेजे। मैं नामालूम लोग बुज़दिल बोलते हैं, ये आईएसआई को भिजवा रही है। आप हमारी एजेंसियां हमारी हिफाजत के लिए, हम आपको नंबर 1 समझते तो आप पे फख्र करते थे। बचपन से हम ये ख्वाब देख रहे थे कि एक दिन आप हमारे लिए कश्मीर आजाद करेंगे, लेकिन आपको तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, हम इस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी के लिए खड़े हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ आईन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में आईन लाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दलदल में है, हमारे लोग रुल रहे हैं और आप अपनी बादशाहत बचा रहे हैं। पाकिस्तान को खुदा के लिए हकीकी आजादी दे, इस मुल्क में आईन लाए, इस मुल्क में कानून लाए, और आज सुप्रीम कोर्ट इसकी सफेद इमारत, इस मुल्क में आइन लाएं, इस मुल्क में। और हम जब आएंगे तो हम इस मुल्क में दहशतगर्द लाएंगे। हम जब आएंगे तो हम इस मुल्क में कादी फ़ायद जनरल फैज़ के कहने पर उस वक़्त के प्यूनी जज कादी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ हम पूरा रेफरेंस भेजेंगे। और फिर जब वहाँ वो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम बैठ के कहेंगे वो हमसे गलती हुई थी। ये इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह मैं आम तौर पे कहता हूँ, जब तक नहीं आती वैक्सीन किन की, यूथिया वायरस की, तब तक उल्टे लटक जाओ, इस्तेकाम नहीं आ सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मीटिंग में क्या तय पाया? 2 रोज़ पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई। अब पता चला कि पीपल्स पार्टी की अपनी कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है। बिलावल साहब गालिबन बाहर हैं, वो बाहर से ही वीडियो लिंक के ज़रिए सदारत करेंगे। और अब वो
रखेंगे सामने पाबंदी वाला मामला भी। अच्छा, 2-3 बातें डिस्कस हुई हैं। एक तो ये जो रिज़र्व सीटों वाला मामला है, एक पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 वाला मामला, और ये भी ऐसा बात ये है कि पीपल्स पार्टी, अब ये अलग बात है कि बड़ा घर सीधा हो जाए और वो फिर उनको आर्डर करे और वो उसकी बुनियाद पे वो आ जाएं। अभी तक तो बहुत सारे शकूक व शुबात हैं ना, ख़ुद सियासी लोगों को भी शकूक व शुबात हैं। भाई यार ये कैसी, मैं मालूमात की बुनियाद पे कहता होता हूँ। लोग कहते हैं भाई ये हो नहीं सकता, ये लोग नहीं कहते, ये मुझे बहुत बड़े बड़े अथेंटिक लोगों ने कहा है। भाई हमारा एक बंदे ने मुझे कहा भाई हमारी काफ़ी तजर्बा है, हम अदालती निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को, इस जमहूरी निज़ाम को देखते देखते एक उम्र गुज़र गई है और इसी हवाले से काले भोनों की ये तारीख़ ही नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बहुत ही अथेंटिक बंदे ने बताया। मैं आपका क्या ख़्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि अगले चीफ़ जस्टिस होंगे, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे? नहीं, वो कहते हैं आज भी उनके मुतअद्दिद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं और रहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे काम वो सलाह मशवरे के साथ मुबैना तौर पे करते हैं। अब ये लोगों को तो ये इन बातों का पता नहीं होता ना, ठीक है ना। लोग तो जो जनरल पब्लिक है वो तो शायद समझते हैं, पता नहीं वो सिर्फ 2-4 आए और उन्होंने मीडिया पे बात की और बड़ी बड़ी बातें हुई और जनाब वो आज़ाद मनश जज है और पता नहीं कौन कौन है, तो इसमें ये बाद में बातें खुलती हैं कि ये क्या क्या सूरत हाल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि वो कह रहे हैं लोग कि यार ये कैसे हो सकता है। 2 बातें हैं, या तो बड़ा घर साथ मिला हुआ है या फिर बड़ा घर बहुत ही कमज़ोर हो गया है। अब अगली ही बात उसने मुझे खुद ही को उन्होंने कहा जो दूसरी बात है वो हम अभी नहीं मानते कि बड़ा घर कमज़ोर हो गया है, क्योंकि अगर बड़ा घर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो कल खुदा न खास्ता को एक्सटर्नल ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम फिर किस उम्मीद पर हैं। तो कहता ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि बड़ा घर कमज़ोर हो गया है। वो कमज़ोर कभी नहीं होते। हाँ, अलबत्ता ये है कि बड़ा घर या बड़े घर के कुछ सेक्शन यहाँ साथ मिले हुए हैं, तो ये इसकी एक अलग बात, ये मामला फिर ये है। अच्छा, मैंने इसी वजह से कहा कि अगर बड़ा घर कह दिए तो फिर तो एक और बात है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पीपल्स पार्टी पाबंदी के हक़ में नहीं है पीटीआई पर। सियासी तौर पे इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ना, हर जमात ज़ाहिर है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, उन्होंने अपना मफाद देखना होता है अपने सियासी एतबार से, सियासी हवाले से। आज इमरान खान साहब कहते हैं बार बार इलेक्शन कराओ, दोबारा इलेक्शन कराओ, अभी असम्बली तोड़ो, इलेक्शन कराओ। उसकी वजह है उसको पता है जनाब इलेक्शन फिर कराएंगे, फिर मुझे वोट मिलेंगे। ठीक हो गया ना। बिलावल साहब चले थे कराची से और वो बार बार हर एक स्टेशन पे रुक के कहते थे कि इमरान खान मेरे इस्लामाबाद आने से पहले असम्बली तोड़ दो। इमरान खान ने असम्बली नहीं तोड़ी क्योंकि उस वक़्त इमरान खान को इलेक्शन सूट नहीं करते थे। ठीक हो गया। और जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ी उस वक़्त तोड़ी जब उनको पता था कि अब अदम एतमाद आने लगा है और बिल्कुल अदम एतमाद कामयाब होने लगा है। अगर उनको पता होता तो पहले, अगर उनकी इतनी मकबूलियत होती तो कहते यार असम्बली तोड़ दो, क्या हुआ, असम्बली तोड़ूंगा उसके बाद मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाऊंगा, बस तो ख़त्म हो गई। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने असम्बली नहीं तोड़ी। आज वो क्यों कहते हैं असम्बली तोड़ें, उनको पता। तो हर जमात अपने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने सियासी मफाद को सामने रख के बात करती है। पीटीआई पर पाबंदी पीपल्स पार्टी की फेवर में नहीं है। ठीक हो गया। ये और बात है कि अब वो चूँकि अगर अरस्तू बन के बात करें तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ANP पर पाबंदी लगाई थी, उस वक़्त वो नैब होती थी। ठीक है ना, नेशनल अवामी पार्टी, आजकल वो ANP है। अब या तो पीपल्स पार्टी कहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो पाबंदी गलत लगाई थी, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ऐलान करें। ठीक है ना, ऐसे ढके छुपे अल्फाज में नहीं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐलान करे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस फेल की हम मजम्मत करते हैं, इस तरीके से कहे। तो बात यह है कि वो इस पाबंदी के हक़ में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगे, तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे अगर मर जाए
تو پیپلز پارٹی کو یہ بڑا نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نقصان یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی کی کوئی آشیرواد حاصل نہیں ہے، عوامی سطح پر اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، پنجاب میں اس کو اگلے پتہ نہیں کتنے سالوں تک بھی کوئی امید نہیں ہے کہ جناب ہم کوئی وہ اٹریکٹ کر سکیں گے کچھ ہم۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کی جو مقابلے کی جماعت ہے تحریک انصاف نون لیگ کے مقابلے کی، اگر اس پہ پابندی لگے اور اس کو نقصان پہنچے، آرٹیکل 6 لگ جائے عمران خان پر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو سارے کے سارا جو عوامی رخ ہوگا وہ نون لیگ کی طرف چلا جائے گا، جو وہ یہاں ووٹر مایوس ہو جائے گا، یہ تو نون لیگ اگلی دفعہ پورے پنجاب کو سویپ کر جائے گی، تو یہ سیاسی لحاظ سے ان کو سوٹ نہیں کرتا، ایک بات۔ دوسرا یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کو لے آتی ہے اور ہم جناب اقتدار میں پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے ہیں اور بلاول صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو یہ ان کو ایک یہ امید بھی ہے ابھی تک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو، موقع تو آتے ہو۔ پاکستان میں تو 12 گھنٹوں میں بھی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، 12 گھنٹوں کے بعد بھی اچانک کی سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے وغیرہ۔ اب دوسری بات کریں، دوسری بات یہ، اب پیپلز پارٹی، یہ تاج حیدر صاحب کا آج کا بیان میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے مایوس ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت میں نواز شریف نہ آئے، شہباز شریف آئے۔ زرداری صاحب نے تو پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ گیم کھیلی ہے کہ نواز شریف بالکل سائیڈ پہ ہو جائیں، وہ کھڈے لائن لگ جائے اور شہباز شریف آئے۔ مجھے شہباز شریف چاہیے، شہباز شریف صاحب آ جائے، وہ شہباز شریف صاحب ہمیں قبول ہے۔ اب شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں تو تب پھر کیوں آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ آپ نے تو مولانا کو سائیڈ لائن کروایا ہے کہ مولانا کہیں صدارت کا امیدوار تھا، اور مولانا نے کہا کہ ان کی، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری 20 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں 1-2 ہزار کا مارجن ہے، اور پتہ نہیں کتنی اگلی 20 ایسی ہیں جس میں 1000 کا مارجن ہے، تو ہمیں تو ہروایا گیا ہے۔ تو ہروایا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ وہ رائٹس وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے، مولانا فضل الرحمان کو آپ نے کھڈے لائن لگایا ہے، تو پھر آپ دیکھیں صوبے کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے تو یہ سارا کچھ ایک پلان، ایک جو ہے نا بن کے، ایک سارا کچھ ایک منصوبہ سازی کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سائیڈ لائن کیا اور نواز شریف کو بھی سائیڈ لائن کیا، اور آپ تو خوش تھے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب کیوں آپ مایوس ہیں؟ مایوس اس لیے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو سپیس نہیں مل رہی، آپ بار بار گلہ کر رہے ہیں کہ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے صدارت لی ہوئی ہے، آپ نے قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر لیا ہوا ہے، آپ نے چیئرمین سینٹ لیا ہوا ہے، آپ نے 2 صوبوں کے گورنر لیے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ مایوس ہیں؟ مایوس ہیں نا، وہ پنجاب میں ان کو سپیس نہیں، پنجاب میں ان کو مریم نواز قدم جمانے کی جگہ نہیں دے رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ صورتحال ہے، ان کی مرضی کے مطابق پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ اب آ جائیں آپ دوسری بات پہ، وہ جو سیٹوں والا ایشو ہے، وہ جی ریزرو سیٹوں والا اور سپریم کورٹ میں جانے والا مسئلہ، اور یہ ساری کچھ یہ جو باتیں ہیں، اس کی بنیاد پہ کچھ آئینی ترمیم کرنے کا یا قانون سازی کرنے کا یا کچھ امینڈمنٹس کرنے کا یہ جو معاملہ ہے، اس پہ وہ پوری طرح ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹیں بنٹیں گی تو ان کو بھی ملی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی بھی انجوائے کر رہی ہے، ابھی 2/3 میجورٹی آئے گی تو ان کے ساتھ بھی سیٹیں آئیں گی۔ تو بات یہ ہے جو اپنا ہر بندہ اپنے حساب سے وہ کرتا ہوتا ہے۔ سیاست ایک ایسا گیم ہے، ایک ایسا کھیل ہے جو اب آج کا عمران خان کا بیان ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عدم اعتماد میں نہیں کوشش نہیں کریں گے، اور البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس وقت بات کروں گا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کہ جب مجھے اقتدار ملے۔ یعنی پیپلز پارٹی کو یہ خیال ہوگا نا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں اور بلاول صاحب وزیر اعظم بنے۔ عمران خان نے آج کہہ دیا ہے جیل میں صحافیوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم اس وقت بات کریں گے کہ جب ہمیں اقتدار ملے، یعنی وزیر اعظم وہ خود بنے یا وزیر اعظم اس کا کوئی بندہ بنے، تب پیپلز پارٹی۔ تو پھر پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ؟ پھر تو بہت زیادہ ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ریلیکس ہے نا، ان کے ساتھ اگر ان کو اقتدار بھی نہیں ملتا، انہوں نے وہی اسی طریقے سے سیکنڈ فورس رہنی ہے، ساتھ ہی اتحادی بننا ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہاں ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ
ऑलरेडी भी वो खैर बने हुए तो हैं। पिंकी पीरनी ने रगड़ दिए आज उसी साथ बयान में साफ़ियों के साथ। उन्होंने कहा कि अली ज़फ़र ऐसे बांध ठाने के जाते थे, इसी तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिलता था जेल में। तो ये जेल में मैं सोच रही थी कि जेल में जाते हुए जिस तरीके का अली ज़फ़र को प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो ये वहाँ बानी PTI को एक कंबल या एक मैट्रेस नहीं दिलवा सकते। तो कहे तो वो अली ज़फ़र पे पड़ गई। और सिर्फ अली ज़फ़र की बात नहीं है, बहुत सारे, चाहे वो उमर अयूब साहब हों, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो बहुत सारे लोग हों। मुझे बहुत ही अथेंटिक बंदे ने बताया, बाखबर बंदे ने बताया कि अली गौहर साहब और बहुत सारे लोग उन्होंने कहा है जनाब कि हमारे इन लोगों को आप जो है ना रिलीफ़ दें, और सनम जावेद का ख़ास तौर पे कहा गया उनको रिलीफ़ दें, और इसी तरीके से और हम जजेज़ वाले मामले में आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। यानी ये जो कानून साजी हो रही है, अब देखें कि होता क्या है। मैं एक बड़ा अहम मैंने नुक्ता उठाया और मैंने ट्वीट भी किया, आपके साथ भी उठाता हूँ, आप ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये चक्कर क्या है। मैंने कहा ये 9 मई के जो वाक़यात हुए, जो 9 मई के मुकदमात हुए, इसमें आज मैं एक ख़बर पढ़ रहा था भाई एजाज़ चौधरी साहब जो सेनेटर भी हैं, उनकी ज़मानत खारिज हो गई है। ज़मानत की दरख्वास्त बार बार लगाते हैं, ज़मानत की दरख्वास्त फिर खारिज हो गई है। इसी तरह से मियाँ महमूदुर रशीद साहब जो कोई 1-2 दफ़ा या इससे शायद ज़्यादा दफ़ा वो हॉस्पिटल भी जा चुके हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनकी ज़मानत भी खारिज। कितनी दफ़ा हस्पताल जा चुकी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनको वो आयरन लेडी भी बोलते हैं तहरीक इंसाफ वाले, उसकी ज़मानत भी खारिज। उनकी ज़मानतें भी बार बार खारिज हो रही हैं, और आलिया हमज़ा की भी उनकी ज़मानतें तो इवन यहाँ तक भी। लेकिन सनम जावेद साहबा की जजों की खसूसी मेहरबानी क्यों है? भाई सवाल तो बनता है ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि सनम जावेद पर ही ये मेहरबानी क्यों है कि PTI वाले सारे के सारे मिल के सनम जावेद के हक़ में, और उसको पूरा उन्होंने हीरोइन बनाया हुआ है। और जनाब वो बहुत जैसे, हालांकि अगर आप किरदार के हवाले से देखते हैं, मैं वो वाला किरदार नहीं कह रहा शायद आपको, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट बिल्कुल नहीं चाहता होता कि अब मैं 9 मई के किरदार के हवाले से कह रहा हूँ। अगर 9 मई, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई तंज कर रहा हूँ। तैयबा राजा साहबा इनकी अपनी, मैं वो वीडियो सुनवा दूंगा, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। तैयबा राजा साहबा ने कहा कि इनके कुछ किरदार ऐसे हैं जो इंसानियत से गिरे हुए हैं। ये उनके अल्फाज थे, ये इस तरह की मैं बात मैं, लेकिन दूसरा अब लफ्ज़ किरदार आया तो बहस दूसरी तरफ चली गई। किरदार की से मुराद 9 मई में जो किरदार था इनका, जो 9 मई में रोल था, ठीक हो गया ना, ये रोल, वो कैरेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा, 9 मई में रोल की बात कर रहा हूं। तो हमने सनम जावेद साहबा को देखा कि उन्होंने सोटी उठाई हुई है, हमने सनम जावेद साहबा को देखो वो गालियां दे रही हैं, वो एजेंसीज को गालियां दे रही हैं, वो फौज को गालियां दे रही हैं, वो हाथ तोड़ने की बात कर रही हैं, वो आग लगाने की बात कर रही हैं, वो जुलूस को लीड कर रही हैं। एजाज चौधरी का तो हमने कोई बयान देखा, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का तो बयान देखा, इसी तरीके से शायद हो सकता मियाँ महमूद रशीद साहब का भी को बयान देखा इस तरह से। और लोगों को तो हमने वो वाला किरदार देखा ही नहीं जो हमने शदीद तरीन शिद्दत पसंदाना किरदार देखा है सनम जावेद साहबा का, वो तो हमने देखा ही नहीं है बाकियों का। तो ये सनम जावेद पे जजेस मेहरबान हैं और बाकियों की ज़मानतें ये खारिज कर दी। मेरी समझ से बालातर है, आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, कल भी मुझे एक बंदे ने बताया, उन्होंने कहा जनाब कि मैं आपको मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, तो बंदा बड़ा बहादुर है, मैं उनका नाम भी ले लेता। अब मसला ये है कि मुझे उस वक्त भूल गया कि मैं इजाज़त ले लूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब सनम जावेद साहबा, ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस है ना इस्लामाबाद में, हर सूबे का होता है ना, सिंध हाउस भी है, इसी तरह से पंजाब हाउस भी है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, उस हाउस खैबर पख्तूनख्वा हाउस के CM की एनेक्सी में, यानी उस हाउस के अंदर जो CM हाउस है, ठीक है ना, CM की जो एनेक्सी है या CM की जो रिहाइश गाह होती है वज़ीर आला की, उस रिहाइश गाह में सनम जावेद साहबा पूरी फैमिली टब्बर के साथ वो क़याम पज़ीर हैं। समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना। कुछ MNAs भी जो आज़ाद हैं भाई, उनको कोई इधर उधर न लेके जाए, वो भी वहीं पे क़याम पज़ीर हैं। तो ये सनम जावेद साहबा जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो सरकारी ख़र्चे पे चल रहा है, उसमें सनम जावेद पूरे टब्बर के साथ अगर क़याम पज़ीर हैं तो फिर आप ख़ुद बताएं वो इतनी अहम क्यों हैं। एक सवाल है ना भाई, इतनी अहम। मरियम नवाज़ के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने भी रगड़ दिया, ठीक हो गया। मरियम नवाज़ के बाद
मैं नवाज शरीफ का बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मिडिल क्लास है ना, वो तो बेचारे बोलते ही नहीं हैं। जो मिडिल क्लास है ना, हम जैसे, वो तो पिस जाते हैं, वो तो बोलते ही नहीं हैं। ठीक है ना। इसी हवाले से वो हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। ये बिल्कुल बात ठीक है। 2018 से नज़र लगी और गरीब पिस कर रह गया। नवाज शरीफ ने कहा कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। हाँ जी, जो न 3 में था न 13 में था, उनको 13 जजों के बेंच में से 8 ने खैर से वो रिलीफ दिया। वो पार्टी नहीं था। उन्होंने कहा सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देते हैं। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था। बाद में कौन लाया था? बाद में वही लाए जो दहशतगर्दों को बाद में लाए। सबको पता है मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिर गया। फैसला देने वालों को अब भी सोचना होगा, अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे या वो करना चाहिए। ठीक, ये बात थोड़ा सा आप जहन पे जोर दें। ना मैंने कहा, ना मैं किसी का तर्जुमान हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ और ना ही किसी से को मफाद लिया है। 1 रुपए का मैं ये बार बार अपने हर वीलाग में कहता होता हूँ। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब बात ये है, नवाज शरीफ के आने से पहले कौन कौन से मसाइल थे? यानी 2013, इससे पहले 2012 में अरूज पे कौन सी चीज़ थी? उरूज पर दहशतगर्दी थी। यहाँ तक कि ऐसे धमाके हुए उस हुकूमत के आने के बाद भी कि इस्लामाबाद की कोर्ट की कचहरी में, यानी लोअर कोर्ट्स में धमाका हो गया। ऐसी जगहों पर धमाके हुए। आपको मालूम है, पीपल्स पार्टी के ही दौर में मैरियट होटल में, इस्लामाबाद के मैरियट होटल में धमाका हो गया। पता नहीं क्या क्या, हर दूसरे रोज़ धमाका, हर रोज़ धमाका। ठीक है ना। और हज़ारों की तादाद में लोग चले गए। दहशतगर्दी उरूज पे थी। कराची में गज़ब मचा था। ठीक, साथ ही लोड शेडिंग उरूज पे थी। शहरों में हमें याद है, इस्लामाबाद में भी 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। अगर किसी की यादाश्त कमज़ोर है तो उसका मैं नहीं ज़िम्मेदार। मुझे याद है, हालत ये थी कि पंपों पर, गैस के स्टेशनों पर, CNGs पर लंबी लाइनें थीं। इतनी लाइनें थीं कि लोग यहाँ से हरिपुर जाते पेट्रोल और CNG भरवाने के लिए, वापस आ जाते। भाई यार, यहाँ पे रुकते हैं, रात को 2 बजे जाते हैं और CNG पर, और सुबह हमारा 9 बजे 10 बजे नंबर आता है। इतनी ये वाली सूरत हाल थी। अगर ये नहीं थी तो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो झूठे पर अल्लाह की लानत है। ये आप मेरी गवाही देंगे। जब नवाज शरीफ आया तो उसने कराची का अमन बहाल किया। नवाज शरीफ आया, उन्हीं के दौर में ऑपरेशन ज़रब आज़ब हुआ, उन्हीं के दौर में अमन आया। जब नवाज शरीफ आया तो ये बिजली की जो लोड शेडिंग थी उसको ज़ीरो पर ले आए। यहाँ तक कि जब PTI की हुकूमत आई तो बिजली इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद थी कि PTI के वज़रा ने यह ऐलान किया कि भाई गैस हमारे पास नहीं है, वो आप ना जलाएं, आप चूल्हा ना जलाएं, आप बिजली को इस्तेमाल करें, उसी पर रोटी पकाएं, खाना पकाएं, उसी पर आप हीटर लगाएं, उसी पर आप गीज़र चलाएं, बिजली आप इस्तेमाल कर। इतनी वाफिर मिकदार में बिजली थी। तो अब वो पूछा जाए, वो वाफिर मिकदार वाली बिजली तहरीक इंसाफ ने पैदा की थी या वो नून लीग ने पैदा की थी? ये एक बात है ना। ठीक हो गया ना। ये बिजली पर भी ये जो आजकल IPPs का इशू है, अगली वीडियो में मैं बहुत खुल के बोलूँगा और बहुत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलूँगा, तफसील के साथ बोलूँगा कि IPPs का ये क्या ड्रामा क्या है और इस IPPs ने पाकिस्तानी अवाम का खून कैसे चूसा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।